डाउटनेट पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका सॉल्यूशंस। तो देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर में आपके पास पढ़ने के लिए 2-3 ही चीज़ें हैं मेनली जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। अगर मैं नीट की ही बात करूँ तो नीट में जितना हमने देखा है अभी तक, आपके मोस्टली इस चैप्टर से क्या आता है, आपका एक न्यूमेरिकल आता है। और वो न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकता है ये हम सभी को पता है। न्यूमेरिकल मोस्टली आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जो आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वहीं से ही आपका एक न्यूमेरिकल बनता है। फिर चाहे वो रिलेटिव लॉवरिंग से हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से हो, डिप्रेशन इन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में से इन 4 प्रॉपर्टीज़ पे मेनली क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा क्वेश्चन अगर आपका आ सकता है तो वो होता है आपका राउल्ट्स लॉ और आपका हेनरीज लॉ। ओके तो बस यही 3 चीज़ें हैं इस चैप्टर में हमारे पास पढ़ने के लिए। सॉल्यूशन चैप्टर की अगर बात की जाए तो आज हम इन हर टॉपिक को एक बार पढ़ेंगे भी, थोड़ा रिवाइज अप भी कर लेंगे, और जो आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं या किस टाइप के आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपका वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं होता। जब जैसे कि आपका कोई भी एक लिक्विड है, हमने यहाँ पे क्या लिक्विड है, लिक्विड को मैंने क्या किया, बॉईल करना, हीट करना शुरू किया, तो क्या होगा, लिक्विड जो है ये आपके वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर इस कंटेनर को मैंने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, तो जो आपके वेपर्स हैं ये आपके बाहर एटमॉस्फेयर में भी नहीं जा पाएंगे। वेपर्स क्या चले जाएंगे आपके ऊपर की तरफ, इस सरफेस पर जा करके यहाँ तक जा सकते हैं आपके वेपर्स। अब जो आपके वेपर्स जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ है, वो वेपर्स अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। अगर राउल्ट्स लॉ की बात की जाए तो राउल्ट्स लॉ आपका लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करता है। वेपर प्रेशर की बात राउल्ट्स लॉ ने ही की थी। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि जब आपके कोई भी 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं, क्या है, मिसिबल लिक्विड्स, और जो कि क्या है आपके वोलाटाइल है। मिसिबल लिक्विड का मतलब होता है वो लिक्विड जो दोनों एक दूसरे में इजीली मिक्स हो जाएं, और मिक्स होने के बाद हम ये ना बता पाएं कि इसमें कोई 2 लिक्विड आपने मिक्स किए थे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है आप घर पे दूध लेके आते हो और आप उस दूध में कुछ अमाउंट पानी भी ऐड करते हो, तो क्या पानी ऐड करने के बाद आप बता सकते हो कि हाँ इस दूध में पानी भी है? नहीं बता सकते। बट वहीं पर अगर मैं सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपका होता है वाटर और ऑयल का, इन दोनों को अगर आप मिक्स करते हो तो इजीली पता चल जाता है। कैसे, आपके वाटर की मान लीजिए इस टाइप की एक लेयर है, तो जो आपका ऑयल है वो उसकी ऊपरी सरफेस, जो अपर सरफेस होती है, वहां पर प्रेजेंट होता है आपका ऑयल। तो हमने इजीली पता कर लिया कि यहाँ पर क्या थे, 2 लिक्विड्स। तो इस टाइप के जो लिक्विड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ये हैं आपके इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब ये मिक्स नहीं हो रहे, ये एक दूसरे में घुल नहीं रहे। जो 2 मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, और वो कैसे होते हैं, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है जो इजीली क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए जब हम उस लिक्विड को हीट कर रहे हैं। तो जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है, क्या होता है आपका, जो एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है वो किसका इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मान लीजिए मैं आपका जो भी सॉल्यूशन है, 2 लिक्विड्स हैं, मान लो एक ए और एक बी, 2 लिक्विड्स हैं। अगर मैं ए लिक्विड की बात कर रही हूँ तो जो आपका ए जो कंपोनेंट है, अगर इसका पार्शियल प्रेशर की बात करूँ तो ये जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस ए के मोल फ्रैक्शन के, एंड इसका जो प्योर का प्रेशर होगा इस कंपोनेंट का, उसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका राउल्ट्स लॉ। ये कहता है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर जो प्रेशर है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका पार्शियल प्रेशर। अब अगर आपको टोटल मतलब दोनों लिक्विड्स का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो इट्स सिंपल कि अगर आप पी सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हो तो आप पीए प्लस पीबी कर दोगे। और अगर इन केस आपका ऐसा है कि 2 जो लिक्विड्स हैं इनमें से एक ही लिक्विड आपका क्या है, वोलाटाइल है, सिर्फ एक सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल है, दूसरा वोलाटाइल नहीं है, तो उस केस में जो आपका पी सॉल्यूशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो भी लिक्विड आपका वोलाटाइल होगा। मान लीजिए मैंने बोला कि ए वोलाटाइल है तो ये आपके पीए के ही बराबर होगा। और पीए क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और उसका प्योर का प्रेशर।
ठीक है। तो ये तो बोला आपका राउल्ट्स लॉ ने। अब जो आपका राउल्ट्स लॉ है इसको सिर्फ जो आपका आइडियल सॉल्यूशन है, क्या है आपका एक, जो भी आपका एक आइडियल सॉल्यूशन है वही राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। मतलब आइडियल सॉल्यूशन से मेरा मतलब है कि किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पे ये राउल्ट्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आपके आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, तो देखिए जिनमें ए या फिर ए मतलब सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस और सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, मतलब सोल्यूट सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर होती है। इनमें जो आपका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होता है वो और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है वो दोनों ही क्या होते हैं आपके इक्वल्स टू 0 होते हैं। जबकि जो आपका राउल्ट्स लॉ है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ओबे नहीं करता हर एक कॉन्सेंट्रेशन पे। इस केस में जो आपकी डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है और इंटरैक्शंस भी आपकी नॉट इक्वल टू 0 होती है। अब दोनों केसेस बनते हैं। नॉट इक्वल टू 0 में वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है और लेस देन 0 भी हो सकती है। देन ये डिपेंड करता है कि जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो राउल्ट्स लॉ, जो आपका आइडियल सॉल्यूशन का राउल्ट्स लॉ है उस पर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या फिर वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब जहाँ पर आपकी पॉजिटिव डेविएशन शो होगी, जहाँ पे क्या शो करेगा आपका पॉजिटिव डेविएशन, उसका मतलब है कि वहाँ पे आपका जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है पॉजिटिव, तो मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो आपका वॉल्यूम है मिक्सिंग का वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। और इस केस में जो आपकी ए बी इंटरैक्शन है वो बड़ी होती है आपकी ए या फिर जो आपका बी बी इंटरैक्शन है उससे। ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए था। जबकि अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो वो क्या होता है आपका इससे बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका कौन सा, नेगेटिव डेविएशन का केस। अब अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें कि किस टाइप के आपके कंपाउंड्स होते हैं वो मतलब आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं या फिर कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, अगर आपको ये पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि वो बिल्कुल काइंड ऑफ सिमिलर से होंगे, हल्का फुल्का उनमें चेंज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका सॉल्यूशन है कोई हेप्टेन, मतलब नॉर्मल हेप्टेन है आपका, हेप्टेन एंड हेक्सेन का, तो इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक कार्बन का ही तो डिफरेंस है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। वैसे ही जैसे आपका बेंजीन और क्या है आपका टोलिन है, उसमें क्या लग गया, बस बेंजीन जो है उसके ऊपर आपने एक CH3 ग्रुप जो है उसको और ऐड कर दिया, या फिर आपका इथाइल ब्रोमाइड और आपका इथाइल आयोडाइड। तो ये इस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस है मतलब ऑलमोस्ट आपकी स्ट्रक्चर सेम है, उसमें कहीं एक पॉइंट पर जाकर आपके स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप के कंपाउंड्स, या फिर आपका बोलूँ मैं टिन क्लोराइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये इस टाइप के सॉल्यूशंस जो होंगे वो आपके आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। वहीं पर अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो मतलब जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख जाए, जैसे कि आपका सॉल्यूशन है आपका वो कह रहा है आपका एक है इथाइल अल्कोहल का और एक है आपका साइक्लोहेक्सेन का, तो देखिए बिल्कुल ही डिफरेंस है। यहाँ पे तो ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका एक साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक एल्केन रिंग है, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में भी हमारे पास आता है कि वो पॉजिटिव डेविएशन है या फिर नेगेटिव डेविएशन, ये कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए जो आपके नेगेटिव डेविएशन की अगर मैं बात करूँ, नेगेटिव डेविएशन मोस्टली आपके वो सॉल्यूशंस दिखाते हैं जिनमें आपकी कोई इंटरैक्शन हो या फिर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। जैसे कि आपका एक कॉम्बिनेशन है एसीटोन, तो ये क्या हो गया आपका एसीटोन, और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होगा आपका ये। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपका पोलर होगा क्योंकि क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे डेल्टा नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या है अपनी एक इंटरैक्शन है, पोलर इंटरैक्शन भी है और इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म हो रही है। जब इस टाइप के इंटरैक्शन अगर कोई कंपाउंड शो करता है तो उसको हम बोलते हैं मोस्टली कि वो आपके नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी पूरी बात आपके आइडियल मतलब जो आपका राउल्ट्स लॉ है उसकी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेनरीज लॉ की। तो जो आपका हेनरीज लॉ है ये हम किस बारे में बात करते हैं कि जो आपका एक गैस है
वो उसकी एक लिक्विड में कितनी सॉल्युबिलिटी है। हेनरी लॉ क्या बताता है हमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, किसी भी लिक्विड में एक गैस कितना सॉल्युबलाइज हो रहा है ये हमें हेनरीज लॉ बताता है। इसका अगर फॉर्मूले की बात करूं तो ये कहता है कि जो आपका प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो भी आपका सोल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं हम यहाँ पे। हेनरीज लॉ में अगर गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो देखिए, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज। बट अगर आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आप खुद ही सोचिए, आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स आपके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। और अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वहां से एस्केप आउट हो जाएंगे, राइट। तो मतलब वो सॉल्युबलाइज नहीं हो रहे, वो सॉल्यूशन में से निकल रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद आपकी चार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इनको जब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी टाइम डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है यही आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कह रहा है कि इनमें चारों में से कौन सी टर्म है आपकी जो कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो देखिए, अगर मैं पहले इन चारों टर्म्स को थोड़ा सा डिस्कस करूं तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है मोलैलिटी। क्या दे रखा है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होती है, ये होती है आपके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होती है ना आपकी मोलैलिटी। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, आपका अमाउंट की बात करते हैं ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये भी वेट है। तो मतलब टेम्परेचर का वेट पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई लिक्विड होता तो टेम्परेचर लिक्विड को तो इवेपोरेट कर सकता है, तो वो तो आपका डिक्रीज हो जाएगा, बट वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये तो टेम्परेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट आता है आपका मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में सिर्फ क्या फर्क है, वो भी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स बट डिवाइडेड बाय क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर आप इस सॉल्यूशन को मतलब इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो आपकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज आपका जो भी लिक्विड है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो ही जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो रही है वहां पे, आपकी डिक्रीज हो रही है। तो मतलब टेम्परेचर जो है, मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। अगर आप टेम्परेचर को ऊपर नीचे करोगे तो जो आपकी मोलैरिटी है, जो कंसंट्रेशन है, उसमें भी क्या आएंगे, वहां पे चेंजेस आ जाएंगे। तो मतलब जो बी ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो हम क्या बोलते हैं, उसी पर्टिकुलर कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब उस मिक्सचर में जितनी भी और स्पीशीज है उन सभी के मोल्स का टोटल, ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो ये भी सिर्फ मोल्स मतलब वेट पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर वेट पे डिपेंड, टेम्परेचर और वेट में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। वेट परसेंटेज, देखिए इसका तो नाम ही क्या है, वेट। तो यहाँ पे भी सारी टर्म्स आपकी वेट में रहेंगी। तो जो डी ऑप्शन है ये भी इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपका मोलैरिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड। कह रहा है कि अगर हम मोलैलिटी को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो आपको बताना है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है उसका क्या होगा। तो मतलब यहाँ पे इसने बात की डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में। और आपको पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो उसने बोला कि अगर हम मोलैलिटी को डबल कर रहे हैं तो जो आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, आपका के एफ, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज। तो देखिए, पहले तो दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन में नाम क्या रखा है हमने इसका, कांस्टेंट। जब कोई चीज खुद ही हम उसको बोल रहे हैं कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है उस पर किसी भी चीज का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपका डेल्टा टी एफ है ये मोलैलिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज क्या रहेगी आपकी, अनचेंज्ड, मतलब एज इट इज रहेगा, इस पे कोई भी फर्क आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है।
जो आपका KF है ये सिर्फ आपके सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया है, उसकी कॉम्पोजिशन पे डिपेंड नहीं करता कि आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं या कितने नहीं हैं। तो मतलब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करा, आपने जो सॉल्वेंट लिया उसका नेचर क्या था ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस हमें एक टेम्परेचर बताया हुआ है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वेपर प्रेशर है एक सॉल्यूशन का वो है 6.5 ग्राम सोल्यूट है आपका 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, इस 732 mm। तो सॉल्यूशन का जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो हमें दे रखा है कितना 732 mm। कह रहा है कि इफ Kb जो है आपका वो है 0.52, ठीक है। Kb यहाँ पे आपका क्या होता है एक कांस्टेंट होता है, Kb की वैल्यू इन्होंने हमें यहाँ पे बता दी है। उसके बाद कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल भी, आपको इस सॉल्यूशन का क्या बताना है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि आपको क्या निकालना है बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो जो डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, मतलब सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके अगर फॉर्मूला की बात करूं तो ये होता है आपका डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इनटू में मोलैलिटी। तो देखिए KB जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ये 0.52। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय आपका जो भी वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिखते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है 6.5, तो मैंने लिखा 6.5 ग्राम डिवाइडेड बाय में आता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए सोल्यूट क्या है वो हमें बता ही नहीं रखा, तो हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, तो मैंने उसको m लिखा इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि आपका वाटर है हमें दे रखा है 100 ग्राम। अब मैं अगर इसको ग्राम में ले रही हूँ तो आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए जो आपका डेल्टा TB है बॉइलिंग पॉइंट है, निकालने के लिए हमारे पास एक चीज़ नहीं है अभी, वो क्या है आपका मोलर मास। तो जब तक हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता चलेगा हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जो हम रिलेटिंग लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में भी यूज करते हैं, दैट इज क्या होता है आपका P0A माइनस P0A माइनस PS डिवाइडेड बाय क्या आता है आपका PS इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, राइट। यही आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर एक एक टर्म्स की बात करूं तो देखिए P0 तो आपको पता है कि जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर की बात कर रही है, किसके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात कर रही हूँ, और ये है आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो हमें दे रखा है 730 mm, ये बोला ना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। और P0A की अगर बात की जाए यहाँ पे तो जो आपका P0A है वो हम कितना कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, तो यहाँ पे अब क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, और आपको पता है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम एक स्टैंडर्ड प्रेशर पे ही मेंटेन रखते हैं जो कि आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, राइट। मतलब प्योर जो सॉल्वेंट है उसको हमने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रखेंगे, और जो आपका 1 एटमॉस्फेयर है वो आपका 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। तो मतलब क्योंकि हमारी ये यूनिट mm में है तो हम इसको भी 1 एटमॉस्फेयर की बजाय क्या यूज करेंगे 760। तो प्योर सॉल्वेंट जो कि आपका वाटर है उसके लिए आपका जो प्रेशर है वो कितना आ गया 760। तो ये लिखा मैंने 760 माइनस सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है दैट इज 732 डिवाइडेड बाय 732, ठीक है। NB अपॉन NA क्या है, ये है आपके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और जो B है दैट इज ये सॉल्यूट के लिए होता है, और Na होता है आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब सॉल्यूट का वेट आपको दे रखा है 6.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता मैंने m लिखा है इसको। सॉल्वेंट की अगर बात करें तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं मतलब कितना दे रखे हैं हमें 100 ग्राम, राइट। तो इसके लिए लिखोगे आप 100 ग्राम, मोलर मास ऊपर जाएगा जो कि होता है वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, कैलकुलेट कर लीजिए ना, चाहे H2 ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, तो ये हो गया आपका 18,
ओके अब इन पूरी टर्म्स को जब आप इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो जो आपका मोलर मास है वो कितना आ रहा है 30.6 आ रहा है मोलर मास। अब ये मोलर मास तो हमें पता चल गया, जो कि हमें कैलकुलेट करना था, सॉल्यूट का ही तो है ना मोलर मास। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे। जब यहाँ पे आप इसको रखोगे तो ये हो जाएगा 0.52 इंटू 6.5 30.6 इंटू में क्या बच गया यहाँ पे आपका 10। इस कंप्लीट को सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपका 1.10। ठीक है, अब जो 1.10 आ गया आपका, अब ये तो हमने क्या कैलकुलेट किया है डेल्टा टीबी, बट हमें इस क्वेश्चन में पूछा है आपको बॉइलिंग पॉइंट किसका निकालना है, सॉल्यूशन का। और जो डेल्टा टीबी होता है ये कैसे लिखते हैं हम, इसको अगर ओपन करके लिखूं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस में टीबी नॉट। जो टीबी नॉट होता है ये होता है आपका प्योर सॉल्वेंट का, और जो डेल्टा टीबी है ये होता है आपका सॉल्यूशन का। ठीक है, अब देखिए डेल्टा टीबी हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि है आपका 1.10। टीबी आपको कैलकुलेट करना है माइनस, प्योर सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपका टीबी कितना आ जाएगा, आप इसको क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड ऑन, तो 101.1 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आ गया। अगर ऑप्शंस देखूं तो देखिए जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, हमारे आंसर से मैच कर रहा है। ओके, चलिए इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इज करेक्ट। ये कह रहा है कि हमें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पर आपको कंपोजिशन दे रखी है वेपर्स की आइडियल सॉल्यूशन की, 1:1 मोलर मिक्सचर में है बेंजीन और टोलिन, मतलब दोनों का ही जो हमने कंपोजिशन ली है वो आपकी इक्वल है। अज्यूम करना है आपको कि जो आपका टेम्परेचर है वो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। दोनों ही चीज़ों का आपको वेपर प्रेशर यहाँ पे हमें दे रखा है। तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है आपका 12.8 किलो पास्कल, और वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन की अगर बात की जाए तो ये कितना है आपका 3.85 किलो पास्कल, राइट। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जो आपकी बेंजीन है उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या है, ज्यादा। अब पहले हम ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है कि जो आपके अब वेपर किसी भी चीज का वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है। देखिए अभी मैंने आपको वेपर प्रेशर क्या होता है समझाया था कि ये मान लीजिए आपका एक कंटेनर है और ये आपका कवर्ड है, ठीक है, और इसमें आपके दो लिक्विड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, दो क्या है लिक्विड्स प्रेजेंट है। हमने क्या किया, इनको हीट करना शुरू किया। जब आप हीट करना शुरू करते हो तो क्या होता है, जो आपका लिक्विड होता है वो बॉयल होगा, बॉयल होकर के लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। और जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये आपका जो सरफेस है टॉप सरफेस उस पे जाकर के इस टाइप से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने ज्यादा वेपर्स यहाँ पे इकट्ठे होंगे वो क्या करेगा, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मतलब जिसके जितना अमाउंट होगा वही तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना। मतलब मान लो अब जैसे कि कोई एक रस्सी होती है, ठीक है, इस टाइप से रस्सी है, दोनों तरफ कुछ लोग खड़े हैं जो कि रस्सी को खींच रहे हैं। ये गेम भी खेलते हैं हम लोग, राइट। अब इधर मान लो 5 लोग हैं और इधर सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो क्योंकि इधर ज्यादा लोग हैं तो प्रेशर मतलब ये ज्यादा फोर्स लगाएंगे, इनके पास ज्यादा फोर्स है उस रस्सी को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो सेम वही चीज है, जिसके वेपर्स यहाँ पे ज्यादा होंगे वो वेपर प्रेशर क्या करेगा, ज्यादा एक्सर्ट करेगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन ज्यादा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर बेंजीन ज्यादा क्यों एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके बेंजीन के वेपर्स हैं वो ज्यादा प्रेजेंट है। मतलब बेंजीन जो है वो जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो पा रहा है कंपैरिजन टू द टोलिन। और देखिए आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने कहा कि जो आपके वेपर प्रेशर जो बेंजीन है इसके वेपर्स क्या है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि ये इजीली वेपर्स में
कन्वर्ट हो रहा होगा। तो पहला कह रहा है कि द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टॉलिन। नो, हम तो कह रहे हैं कि वेपर में बेंजीन की परसेंटेज ज़्यादा है। नेक्स्ट कह रहे हैं इक्वल अमाउंट्स तो बिल्कुल भी नहीं कंटेन करेगा क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर आपका डिफरेंट और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो कह रहे हैं नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन। नो, इनफ इन्फॉर्मेशन है, हमने पता कर लिया ना कि बेंजीन का अमाउंट ज़्यादा है। देन कह रहा है द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है 0.2 मोलर किलोग्राम सॉल्यूशन का, तो ये क्या दे रखी है यहाँ पर आपको मोलैलिटी दे रखी है, दैट इज 0.2 किलोग्राम इनवर्स मोल, ये मोलैरिटी दे रखी है। सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्वीमोलल है मतलब x और जो आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन y है दोनों की ही मोलैरिटी क्या है आपकी इक्वल है वाटर में, बट जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका जो x है उसका क्या है ज़्यादा है किससे, y के कंपैरिजन में। किसकी बात की हमने, बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका डेल्टा टीबी है ये किसके इक्वल होता है, ये तो होता है केबी इंटू एम। मोलैलिटी इन्होंने बोला दोनों इक्वीमोलल है मतलब मोलैलिटी आपकी सेम है, केबी तो आपका वैसे भी कांस्टेंट है। तो दूसरा जो हम फैक्टर यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज आयोटा केबी इंटू एम। ये दोनों फैक्टर्स हम देख चुके हैं, दोनों के लिए सेम है, तो मतलब जो आयोटा है वो क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है। अब इन्होंने बोला कि जो आपका एक्स है उसका क्या है ज्यादा है, मतलब आयोटा जो है एक्स के लिए वो क्या होगा आपका ज्यादा होगा, राइट। देन जो आपका x कंपाउंड है इसके लिए आयोटा की वैल्यू ज्यादा है, जबकि जो आपका y कंपाउंड है उसके लिए आपकी क्या है वैल्यू कम है, क्योंकि वहां पर जो आपका डेल्टा टीबी है वो क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो आपको वो चीज यहाँ पे देखनी है। तो अब हम पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। तो देखिए जो पहली स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि जो आपका x है वो अंडरगो डिसोसिएशन हो रहा है इन वाटर। तो देखिए अभी हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला था कि जो आपकी आयोटा की वैल्यू है x के लिए वो ज़्यादा है आयोटा की वैल्यू y के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि जो x है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और जो आपका डेल्टा टीबी है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोटा पे, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसके लिए आपकी आयोटा वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो सिंपली x के लिए आयोटा की वैल्यू ज़्यादा है। और जो आपका आयोटा है वो कब इंक्रीज होता है, डिसोसिएशन के केस में तो आपका आयोटा इंक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज होगा। और अगर एसोसिएशन हो रहा है, आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, तो आयोटा डिक्रीज होगा। एसोसिएशन का मतलब है कि जो आपके दो मॉलिक्यूल्स थे वो जुड़ करके एक बन गए, तो आयोटा की वैल्यू तो डिक्रीज हो गई ना। और डिसोसिएशन का मतलब है एक कोई मॉलिक्यूल था, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट था, Al2SO3 का होल ट्वाइस, ये कंपाउंड था, ये क्या होगा डिसोशिएट होगा। तो डिसोशिएट होके ये तो आपको यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस दे रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसमें तो आपका जो आयोटा की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है, राइट। तो क्योंकि आयोटा वेंट ऑफ फैक्टर x का ज्यादा है, मतलब यहाँ पे आयोटा इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज किससे होता है, डिसोसिएशन से। मतलब जो x है वो वाटर में क्या हुआ है आपका डिसोशिएट हुआ है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखी है वो कह रहा है कि जो आपका x है वो क्या जा रहा है, डिसोसिएशन कर रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट है, अगर वो डिसोसिएशन करेगा तो आपका वेंट ऑफ फैक्टर इंक्रीज होगा और उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि जो मोलर मास है x का और y का उनमें ग्रेटर देन बता रहा है, बट देखिए मोलर मास का तो यहाँ पे हमारा कोई रोल ही नहीं है, जो मोलैलिटी है वो दोनों की ही इक्वल बता दी इन्होंने, तो मोलर मास को हमें कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड भी मोलर मास का ही फैक्टर है तो वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि जो y है वो अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। अगर y डिसोशिएट हो रहा होता तो उसका आयोटा बड़ा होता, तो उस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होना चाहिए था, बट बॉइलिंग पॉइंट तो आपका x का बड़ा है, और मतलब जो आपका ए ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी सेम वैल्यू है वेंट ऑफ फैक्टर की I की एज दैट ऑफ Al2SO4, जबकि आपके जो सारे कंपाउंड्स हैं वो 100% आयोनाइज हो रहे हैं। उस केस में आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Al2SO4 का आयोटा वेंट ऑफ फैक्टर कितना है।
तो अगर बात की जाए Al2SO43 की, तो ये जब आपका डिसोशिएट होगा, तो ये आपका किस टाइप से डिसोशिएट होता है, आपको 2 मोल्स तो मिलेंगे एल्यूमिनियम आयन के और 3 मोल्स किसके मिलेंगे आपको, सल्फेट के। तो यहाँ पे टोटल कितनी आयंस मिली आपको, 3 और 2 5। तो इस केस में जो आपका आई है वैन टॉप फैक्टर वो कितना है आपका 5। तो अब हमें देखना है कि चारों ऑप्शंस में से कहाँ पर आपको 5 आयंस मिल रहे हैं कंप्लीट आयनाइजेशन पे। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो यह है आपका K2SO4। तो देखिए यहाँ पे तो आपको 5 आयंस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमें डिसोशिएट होने पे 2 पोटाशियम आयन मिलेंगी और एक आपको सल्फेट आयन मिल रही है। तो इस केस में तो आपका आयोटा कितना है 3, 2 + 1, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। जो सेकंड ऑप्शन है आपका बी, वो कह रहा है यह है आपका K3FeCN6। अब देखिए जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो किस तरीके से डिसोशिएट होते हैं। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर स्पीशीज है वो आपकी एज इट इज रहेगी और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो आपकी आयोनाइज होगी। तो मतलब यहाँ से आपको 3 तो पोटाशियम आयन मिलेंगे प्लस जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या रहेगा आपका एज इट इज, ये 6 CN है और इस पे चार्ज क्या आएगा आपका -3। तो यहाँ पे 3 और एक पूरी ये 4, तो यहाँ पे भी आपकी आयोटा की वैल्यू 4 है, अभी भी कम है, ये ऑप्शन भी नहीं है। AlNO3 की अगर बात की जाए, AlNO3 का होल थ्राइस जब ये आपका डिसोशिएट होगा तो ये क्या देगा आपको, एक तो एल्यूमिनियम देगा +3 चार्ज में और 3 नाइट्रेट आयंस देगा। तो यहाँ पे भी आपके टोटल 4 ही आयंस हैं, इसका आयोटा भी 4 है। तो मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा, तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि अब तुम्हारा आंसर डी ही होना है। कैसे, देखिए यहाँ पे है K4FeCN6। जब आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो यहाँ पे 4 आपको पोटेशियम आयन देगा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अभी मैंने बताया था कि आपका एज इट इज रहता है, ये आपका डिसोशिएट नहीं होगा। ये आपका डिसोशिएट नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा 4 नेगेटिव चार्ज। अब देखिए कितनी आयंस प्रेजेंट है आपकी, 4 प्लस एंड एक ये कंप्लीट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो टोटल 5 आयंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका जो आयोटा है वो कितना हो जाएगा 5। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कई बार आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेता है कि किस कंपाउंड का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है या फिर किस कंपाउंड के लिए आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। और मोस्टली केसेस में आपको जो उनकी मोलैलिटी है वो आपको क्या देते हैं, इक्वल ही देते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है आउट ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशंस विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। किस में सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज T डेल्टा B, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं नॉट बॉइलिंग पॉइंट की, तो हम लिखेंगे डेल्टा TF, ठीक है। इसका फॉर्मूला इन केस में हमेशा हम आयोटा को कंसिडर करेंगे, आयोटा KF और M। देखिए हर एक केस में आपकी मोलैरिटी जो है वो 0.1 है, KF आपका एक कांस्टेंट है, तो ये दोनों टर्म्स तो आप सबके लिए बोल सकते हो क्या है आपकी कांस्टेंट है। तो फर्क कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ आयोटा पे। तो जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, आयोटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि किस में आयोटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर डिसोशिएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसी कंपाउंड का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका सबसे ज़्यादा होगा। तो चलिए सारे ऑप्शंस कंसिडर करते हैं। सबसे पहले अगर KCl जो है आपका एक्वस सॉल्यूशन, इसके डिसोशिएशन की बात करूं तो ये डिसोशिएट होकर के आपको 2 आयंस देगा, एक मिलेगा K पॉजिटिव और एक मिलेगा Cl नेगेटिव। तो इस केस में तो आपका आयोटा कितना है 2 है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका C6H12O6, C6H12O6 ये क्या है आपका एक ग्लूकोज, राइट। और जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, सिर्फ जो आपके आयनिक कंपाउंड से वही तो डिसोशिएट हो सकते हैं। तो जो ग्लूकोज है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट, ये कभी भी डिसोशिएट नहीं होता। इसका आयोटा जो है, आई फैक्टर जो है वो क्या होता है आपका, हम 0 ही कंसिडर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका Al2SO4। देखिए Al2SO4 का होल थ्राइस जब ये डिसोशिएट होगा तो 2 तो एल्यूमिनियम आयंस मिलेंगे आपको
और 3 क्या मिल रही है यहाँ पे आपको, सल्फेट आयंस, दैट इज SO4 डायनेगेटिव। तो टोटल कितनी आयंस मिली यहाँ से आपको, 5, क्योंकि 3 सल्फेट और 2 एल्यूमिनियम, तो आयोटा हो गया 5। तो अब तक तो आपका जो Al2SO4 है इसमें सबसे ज़्यादा आयोटा की मतलब वेंटो फैक्टर की वैल्यू मिली है, तो इसका जो डेल्टा TF है वो आपका सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है K2SO4, तो देखिए यहाँ पे आपको 2 पोटाशियम आयंस मिलेंगी और एक क्या मिलेगी आपको, सल्फेट आयन। तो यहाँ पे भी जो आपका वेंटो फैक्टर है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सबसे ज्यादा वेंटो फैक्टर किस केस में आया, Al2SO4 के केस में। तो आपका डेल्टा TF जो कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो वेंटो फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका वेंटो फैक्टर ज्यादा उसी का फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो दैट मीन्स जो आपका C ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो आपका वेंटो फैक्टर है वो आपका 5 है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये कह रहा है कि आपका एक सॉल्यूशन है किसका, सुक्रोज का। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास है आपका 342 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमने प्रिपेयर किया कैसे, 68.5 ग्राम सुक्रोज को 1000 ग्राम वाटर में हमने डिसॉल्व किया। तो देखिए अगर मैं बोलूं वेट किसका, सुक्रोज का, या फिर वेट सुक्रोज का कितना है आपका 68.5 ग्राम, जबकि जो आपका वेट ऑफ वाटर है या फिर जो आपका सॉल्वेंट है वो कितना है आपका 1000 ग्राम। मोलर मास ऑफ सुक्रोज हमें दे रखा है 342 ग्राम। इन तीनों डाटा से जो आपकी मोलैलिटी है वो तो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी इजीली, ठीक है। मोलैलिटी की अगर बात की जाए तो वो क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेंगे, उसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट मीन्स 68.5 अपॉन में 342 इनटू में डिवाइडेड बाई आता है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। वाटर का वेट है 1000 ग्राम, बट मुझे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर देंगे, इसको 1000 से ही मल्टीप्लाई। तो ये आ गया आपका 68.5 डिवाइडेड बाय 342, ये क्या आ गई आपकी मोलैलिटी आ गई। उसके बाद कह रहा है आपको क्या निकालना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी। आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब यहाँ पे मुझे जो टेम्परेचर है TF, आप TF कैलकुलेट करेंगे। जो TF होता है वो आपका सॉल्यूशन होता है, अगर मैं इस पे नॉट लगा देती हूँ तो वो प्योर सॉल्वेंट आ जाता है, बट मुझे इसको कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन को। जबकि जो आपका TF नॉट है प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर आपका, वाटर है, राइट। हाँ, सॉल्वेंट आपका यहाँ पे वाटर है, और वाटर का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो तो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अगर मैं इसको डेल्टा TF में पुट कर दूं इसकी वैल्यू को, तो देखिए जो आपका, पहले हम डेल्टा TF ही कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा TF होगा KF इंटू मोलैलिटी। KF हमें दे रखा है दैट इज 1.86 इंटू में मोलैलिटी आई है 68.5 डिवाइडेड बाय में 342। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 0.372 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा TF है। और डेल्टा TF को जब आप ओपन अप करके लिखेंगे तो ये आता है आपका TF नॉट माइनस में TF इक्वल्स टू 0.372। जो आपका TF नॉट है इसको अभी हमने बोला ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जब TF जो कि आपका सॉल्यूशन का होगा, नेगेटिव साइन उधर चला जाएगा 372 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर ऑप्शंस की देखेंगे तो देखिए जो आपका ए ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका डेल्टा TF और डेल्टा TB जो है उनमें क्या होगा, क्यों, ठीक है। क्योंकि जो आपका डेल्टा TF है वो क्या होता है प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन होता है, जबकि जो आपका डेल्टा TB है ये क्या होता है आपका सॉल्यूशन माइनस में प्योर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो टर्म्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि किसमें प्योर में से सॉल्यूशन माइनस होता है और किसमें सॉल्यूशन में से प्योर माइनस होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि कह रहे हैं 0.5 क्या है यहाँ पे 0.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो आपको मोलैलिटी है वो तो दे दी कितनी 0.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन की, जो कि कह रहा है आपका एक वीक एसिड है। वीक एसिड से कहने का मतलब है कि एक 100% आपका डिसोशिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जो इसका आयोटा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि क्या है आपका HX है जो कि 20% आयोनाइज हो रहा है। तो देखिए ये आपका जो HX एक वीक एसिड है, ये आपका H पॉजिटिव प्लस
x नेगेटिव देगा। इसके लिए अल्फा की वैल्यू 20% दे रखा है, तो हम बोलेंगे 0.2 आपका अल्फा है। जब आपको कोई भी कंपाउंड जब आपका डिसोशिएट हो रहा होता है तो उस टाइम में आपका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन और वेंटो फैक्टर के बीच का जो रिलेशन है दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू आयोटा -1 n-1। एन यहाँ पर ये होता है कि कितनी नंबर ऑफ आयंस में वो डिसोशिएट हो रहा है। तो अल्फा तो हमें पता है यहाँ पे आपका 0.2 है। वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करना है -1। कितनी आयंस दी डिसोशिएट होने के बाद 2, तो n हो जाएगा 2 - 1। तो यहाँ से जब आप आयोटा कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 1 तो 1 हो गया, तो ये 1 जो है इधर प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आयोटा कितना आ गया 1.2। तो आपको दोनों डिग्री ऑफ डिसोशिएट मतलब अगर कोई कंपाउंड डिसोशिएट हो रहा है या फिर एसोशिएट हो रहा है तो उस टाइम पे वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि इफ KF ऑफ वाटर, KF हमें दे रखा है दैट इज 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स, द लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डेल्टा TF निकालना है। डेल्टा TF निकालना है जो कि होता है आयोटा KF इंटू मोलैलिटी। आयोटा हमने कैलकुलेट कर दिया 1.2, KF हमें दे ही रखा है 1.86 और मोलैलिटी कितनी है आपकी 0.5। तो इसको क्या कीजिए, पूरे को सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 1.12 केल्विन। ये क्या हो गया आपका आंसर। ऑप्शंस देखें तो जो देखिए, अब कई बार आप सोचेंगे कि मैम कभी आप इसको केल्विन में लिख देते हो, कभी आप इसको डिग्री सेल्सियस में लिख देते हो, ये क्या बात हुई। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जो आपको KF की वैल्यू है यहाँ पर किस में दे रखी है, आपको केल्विन में दे रखी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, आपका केल्विन यूज किया है। ओके, तो ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए जो आपका C ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।